हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। और इन लक्ष्यों को समराइज़ किया गया, जिसके लिए 17 पॉइंट बनाए गए। उन 17 बिंदुओं में हेल्थ जो है तीसरा बिंदु है, जिस पर हमें आज चर्चा करेंगे। मैंने उदाहरण के लिए भी ये चर्चा की थी। ये 17 बिंदु आपस में बेहतरीन तरीके से कनेक्टेड है कि किसी भी एक बिंदु को आगे ले जा पाना संभव नहीं है। सारे बिंदु एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, यानी जब हम एक चीज़ को आगे बढ़ाते हैं उसके साथ कई जितनी भी लिंक चीज़ें हैं वो भी आगे बढ़ती हैं। और अगर कोई एक बिंदु निगेटिवली इफेक्टेड होता है तो बाकी सारे बिंदु भी इफेक्टेड होते हैं। जैसे हम बात करें हेल्थ की, तो इसका रिश्ता गरीबी से भी है, इसका रिश्ता भूख से भी है, इसका रिश्ता शिक्षा से भी है, इकोनॉमी से भी है। इसी तरह से सारे बिंदु जो है एक दूसरे से लिंक हैं। तो ये जो ओवरऑल 17 बिंदु हैं, इसका लक्ष्य क्या है कि दिस इज ए शेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपुल एंड द प्लैनेट। हम बात ज़्यादातर करते हैं तो पीपुल की बात करते हैं, और प्लैनेट तो ऐसा लगता है कि हम लोग औपचारिकता कर रहे हैं, क्योंकि हम प्लैनेट की बात करते हैं तो पृथ्वी की बात करते हैं। जब से हमारा विज्ञान आगे बढ़ा है, हम विकास करने लगे हैं, तथाकथित विकास, तब से हमारे प्लैनेट पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो प्लैनेट को जो पीस प्राप्त हो रहा है, वो तो संतोषजनक मुझे नहीं लगता। पीपुल के लिए तो डेवलपमेंट दिखाई देता है, बट प्लैनेट की जहाँ तक बात है, जो प्लैनेट के अंदर का हम सारे रिसोर्सेज को सर्च कर रहे हैं, हम अपनी पूरी टेक्नोलॉजी लगा के प्लैनेट को सर्च कर रहे हैं, और हमारा मन अभी इतने से संतुष्ट नहीं हो रहा है। हम बियॉन्ड द अर्थ, मून और मंगल को भी प्रभावित करने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं कि हम कहाँ से क्या प्राप्त कर लें, और सब खर्च कर डालें। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कम दिन ही हमारे पास बचे हैं। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी एक सीमा है, चाहे कोल हो, पेट्रोलियम हो। हम लोग उन रिसोर्सेज पे जब तक पूरी तरह से निर्भर नहीं हो जाएंगे जो घटने वाले हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, ये माना जा सकता है कि इसकी लाइफ बहुत लंबी है, हम कल्पना नहीं कर सकते कितनी लंबी है। वाटर है, हम वाटर साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हमारे लिए पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि अगर हम सड़क पे 200-250 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं तो हमारे लिए पीने की पानी की सुविधा कहीं नहीं, छाया कहीं नहीं, और हम विकास कर रहे हैं। तो हम जो मिशन लेके चल रहे हैं वो मिशन कितना सही है, कितना सटीक है, कितना पूरा है या अधूरा है। तो जो अधूरा पोर्शन है वो मुझे हमेशा खलता है, इसलिए मैं शुरुआत इस पीड़ा से मैंने किया। ये एजेंडा जो बनाया गया, इसमें सारे बिंदु एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं, और हम लोग लगभग 10 वर्ष बिता चुके हैं। हमारे पास लगभग 5 साल का है, हम 2025 में चल रहे हैं। जो लक्ष्य हमने हासिल किया है, जितना हासिल किया है, वो ऐसा नहीं है कि उससे हमें संतोष नहीं है। हमने बहुत कुछ हासिल किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे लक्ष्य काफ़ी अच्छे हमने अचीव किए हैं। जो अचीव किए हैं उसके पीछे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सराहनीय है, लेकिन जो हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं उस पर हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है। ये गोल्स जो है केवल डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं, बल्कि डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग सारे के लिए, होल वर्ल्ड के लिए सारे गोल्स तय किए गए हैं। सारे कंट्रीज़ को इसे अप्लाई करना है और गोल्स को अचीव करना है। कैसे वो करेंगे ये उनके अपनी उनकी पॉलिसीज़ और उनका अपना तरीका है। हम स्टार्ट करते हैं अपने गोल से, जो गुड हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। हमारे यहाँ हम जब किसी से मिलते हैं और किसी को नमस्कार करते हैं तो वो आदमी ये कहता है कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस तरह की शुभकामना हम मिलने वाले को देते हैं। इस बात से एक बात जाहिर होती है कि केवल स्वस्थ रहना अपने आप में, हम फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं, केवल फिजिकली स्वस्थ रहना हम ये अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, बल्कि हम उस व्यक्ति को जब हम शुभकामना देते हैं तो हम स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए कहते हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट को, इन तीनों शब्दों को ज्वाइन करके ही हम हेल्थ की परिभाषा, सही परिभाषा प्राप्त करते हैं। जैसा WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया है कि दिस इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी।
मतलब यही हुआ कि केवल कोई व्यक्ति बीमारी से मुक्त हो तो उसको स्वस्थ करना उचित नहीं है, पर्याप्त नहीं है। उसको फिजिकली साथ साथ मेंटली और सोशली भी हेल्दी होना चाहिए। फिजिकल हेल्दी तो सब लोग समझते हैं, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स को हम जितना फुलफिल करते हैं उससे हम मान सकते हैं कि हम फिजिकली हेल्दी हैं। जैसे हमारा वज़न कैसा है, हमारी लंबाई कितनी है, लंबाई के हिसाब से वेट कितना है, एज के हिसाब से वेट कितना है, हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है, हमारा विजन कितना है, ये सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो हमारे फिजिकल हेल्थ को डिफाइन करते हैं। मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सबके मेंटल हेल्थ में थोड़ी बहुत वेरिएशंस होते हैं फिजिकल हेल्थ की तरह से, और काफ़ी हद तक हम इसको हर एक के समझ से जोड़ सकते हैं, सबकी बौद्धिक क्षमता से जोड़ सकते हैं। हम ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं सोशल वेलबींग पे। ये जो सोशल वेलबींग है अक्सर ये देखने में आता है कि हमारा समाज जिसमें हम रह रहे हैं, ये इसमें सोशल हेल्थ की बड़ी कमी है। मैं एक उदाहरण अक्सर देता हूँ, यहाँ भी देना चाहूँगा कि हम अपने घर में हों, रात का समय हो और पड़ोस में कोई कराहने की आवाज़ आ रही हो, तो कितने लोग उस आवाज़ को सुन के बाहर निकलते हैं ये विचार करके कि हमारे मोहल्ले में किसी को कोई समस्या है, कहीं वो मेरी ज़रूरत तो उसमें नहीं है, कहीं मैं उसकी मदद करने के लायक हूँ, ये सोच के मैं आगे बढ़ूँ और उस रात में उसके पास पहुँचूँ। ऐसा आज की स्थिति जो है वो नहीं रह गई है। ज़्यादातर लोग अपने स्वार्थों के लिए सोचते हैं और जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बड़ा ख़राब है। अगले दिन पता चलता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हम कहते हैं हमको कोई नहीं बताया, जबकि हकीकत ये है कि हम आगे नहीं बढ़ते। हम रास्ते पर चलते हैं, हमारी ज़रूरत पड़ती है, किसी को कोई दुर्घटना हो गई, कोई ज़रूरतमंद है, हम उसको इग्नोर करते हैं। ये हमारे सोशल हेल्थ को दर्शाता है। और सोशल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमारा एजुकेशन, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली के द्वारा मिलने वाला एजुकेशन, सोसाइटी के द्वारा मिलने वाला एजुकेशन, हमारी पॉलिसीज़, ये सारी इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार हम तो इसलिए मदद नहीं करते लोगों की कि हमको ये डर लगता है कि कहीं हम फंस न जाएं। हालांकि आज की तारीख में इसके लिए बहुत ही उदार कानून दिए गए हैं कि सहयोग करने वाला किसी भी समस्या में नहीं फंसेगा, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों को ये भ्रम रहता है और भय रहता है कि कहीं हम किसी समस्या में न पड़ जाएं। और इसको देखते हुए हम अपने सोशल या सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं करते, और न करना ये बताता है कि वी आर नॉट सोशली हेल्दी। तो बीइंग ए डॉक्टर मैं फिजिकल हेल्थ पे फिर ज़्यादा फोकस करूँगा, और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम फिजिकल हेल्थ को समझने के लिए और अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसको 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात तो जब हम बीइंग ए डॉक्टर हेल्थ को कवर करते हैं तो हम ऐसे समझते हैं कि हेल्थ को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ का बड़ा रोल है। जब बीमारी नहीं होती है उसके पहले हम जो कुछ भी करते हैं वो प्रिवेंटिव हेल्थ होता है। और प्रिवेंटिव हेल्थ में हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, सेफ डिलीवरी, जो बच्चा पैदा होते हैं उनके लिए सही व्यवस्था हो जहाँ की संतानोत्पत्ति का कार्य हो सके, डिलीवरी जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें समस्याओं के आने के पहले की है, जो प्रिवेंटिव पार्ट है। जब कोई समस्या आ जाती है तो उसकी चिकित्सा होती है, उसकी व्यवस्था हम चिकित्सालय में करते हैं। उसके लिए आवश्यकता होती है कि हम मरीज को या ज़रूरतमंद को अस्पताल तक पहुँचाएँ, दैट इज़ क्यूरेटिव पार्ट। और बीमारी ठीक होने के बाद बीमारी कुछ अपने निशान छोड़ जाती है और आदमी अपने को कैसे समाज में फिर से खड़ा करे, उसके लिए रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। तो हमारे यहाँ ये तीनों स्ट्रक्चर बखूबी काम कर रहे हैं। प्रिवेंटिव सर्विसेज तो वाकई कमाल का है। हमने अपनी लाइफ में देखा है, किसी दौर में जब जापानी इंसेफ्लाइटिस गोरखपुर में एक अभिशाप के तौर पे थी और लोग, बाहर के लोग तो गोरखपुर आने से डरते थे कि वहाँ तो जापानी इंसेफ्लाइटिस है, जेई का प्रकोप था। वो वर्ष जिस साल पहली बार जेई का टीकाकरण शुरू हुआ, जबकि जेई टीकाकरण के 2 डोज हुआ करते हैं, लेकिन सरकार ने प्रारंभिक दौर में 1 डोज ही लगवाना शुरू किया जिससे कि हम मैक्सिमम कवरेज कर सकें, फिर उपलब्धता के आधार पर 2nd डोज दिया जाएगा।
लेकिन हम लोग उस समय महसूस किया, नोटिस किया और बहुत लोगों से बताया कि एक डोज जेई का टीका उस साल लगा था, वर्ष तो मुझे याद नहीं है, कम से कम 15 साल पुरानी घटना तो होगी, 15-18 साल। और एक डोज टीकाकरण का आलम ये था कि अगले सत्र में जेई के मरीजों की संख्या में इतना कमी आई कि मतलब लगा कि अब तो जेई खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर और सारे टीके, कई प्रकार के टीके आए और टीकाकरण अब जो है वो बड़े पैमाने पे हुआ। आज की तारीख में ये टीकाकरण प्रोग्राम में भी शामिल है और उसका परिणाम ये हुआ कि जापानी इंसेफ्लाइटिस वाला इंसेफ्लाइटिस तो लगभग अब देखने को नहीं मिल रहा है, कभी कभी मिलता है, जो बड़े सेंटरों में ही उनका इलाज होता है। हम लोगों से अब इसकी मुलाकात कम होती है, जहाँ की पहले वो दिन होते थे कि एक दिन में एक से अधिक जापानी इंसेफ्लाइटिस के बच्चे दिखते थे और कई बार तो एक दिन में एक से अधिक कैजुअलिटीज़ भी हम लोगों ने देखी। तो ये टीकाकरण का प्रभाव। इसी तरह से टीकाकरण का प्रभाव हम आपको बता सकते हैं कि चेचक एक बहुत खतरनाक बीमारी होती थी और चेचक का टीकाकरण आया। बच्चे थे और ये हमारे जन्म के वर्ष के दौरान की बात है, जब चेचक बड़ी माता का टीकाकरण होता था। हम लोग स्कूल जाते थे तो टीकाकरण से डरते थे क्योंकि वो थोड़ा पेनफुल होता था, लोग स्कूल से भागते थे। लेकिन उस टीकाकरण ने चेचक माता को पूरे समाज से विदा कर दिया और आज वो चंद लाइब्रेरी में, लेबोरेटरीज में बड़े ही सतर्कता के साथ सुरक्षित किया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर रिसर्च पर्पज से या वैक्सीन प्रोडक्शन पर्पज से इस्तेमाल किया जाएगा। अदरवाइज समाज में आपको जो चेचक है वो अब नहीं मिलने वाला है, जिसको हम लोग चिकन पॉक्स कहते हैं। बाकी छोटी मोटी चेचक के अन्य रूप जो है दिखाई देते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स फुल्ली इरेडिकेट हो गया। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। तीसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा, अभी बड़ा रिसेंट का है। हम लोग पोलियो के बहुत सारे मरीज देखते थे और हर गांव में एक दो ऐसे व्यक्ति मिल जाते थे देखने को, देख के बड़ा कष्ट होता था कि उनको पोलियो ने प्रभावित कर रखा है और वो हैंडीकैप हो गए हैं, विकलांग हो गए। लेकिन ये ओरल पोलियो जब से आया और ये प्रोग्राम जो है इसका टीकाकरण बड़े पैमाने पर किया गया। हालांकि इसको लेके बड़ी भ्रांतियाँ भी समाज में आई। बहुत सारे लोगों ने, जिनको जानकारी नहीं थी, इसका माहौल भी उड़ाया, विरोध भी किया। लेकिन हम लोगों ने समाज को इस बात के लिए जागरूक किया, प्रमोट किया और आज वो दिन है कि भारत जो है वो पोलियो मुक्त राष्ट्र है। अब पोलियो की बीमारी नहीं देखने को मिलती। तो ये टीकाकरण है जो प्रिवेंटिव हेल्थ का पार्ट है, क्योंकि जिसको पोलियो हो गया उसमें क्यूरेटिव तो बहुत कुछ नहीं है, बाद में रिहेबिलिटेशन ही उसके पास एक सहारा बचता है। तो ये 3 फेज में हम हेल्थ को कैटेगराइज करके समझ सकते हैं। अगर हम हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने की बात करें तो हम इसमें कई सेक्शंस बांट के समझ सकते हैं। जो हमारा हेल्थ है, हमारा हेल्थ सिस्टम है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे उसका फोकस बहुत तगड़ा है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे उसका फोकस बहुत तगड़ा है। कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के कंट्रोल पे उसका फोकस बहुत तगड़ा है। इसके अलावा पब्लिक को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी प्लानिंग्स आई हैं। आज जैसे बीमा, जो कम आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए सरकार की तरफ से बीमा की व्यवस्था हुई है, 5 लाख तक की बीमा। उसका इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है कि बहुत सारे लोग जो सक्षम नहीं थे वो आज बड़ी बड़ी बीमारियों में भी बड़े आराम से अपनी चिकित्सा करा सकते हैं। और बड़ी बीमारियों के अलावा साधारण बीमारियां जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन, गांव का एक गरीब व्यक्ति मोतियाबिंद का ऑपरेशन इसलिए नहीं करा पाता था कि 20,000, 25,000, 30,000 रुपये उसके पास नहीं होते, लेकिन आज उसको कुछ नहीं करना है, वो अपने बीमा कार्ड की बदौलत जाता है और प्राइवेट अस्पताल भी उसका ऑपरेशन बिना किसी परेशानी के करने को तैयार है। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं वो हेल्थ कवरेज को बढ़ाती हैं और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ का एक्सेस है वो बहुत ही आसान है। अगले बिंदु पर चर्चा करें तो एफोर्डेबल मेडिसिन एंड वैक्सीन। तो वैक्सीन को ज़्यादातर, अच्छा वैक्सीन के मामले में बात करना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज की तारीख में जितनी महंगी और आवश्यक वैक्सीन थी आज वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। अगर वो टीके प्राइवेट में लगवाएं तो जहां मरीज को 10,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं पूरे टीकाकरण में, वो पूरा का पूरा टीकाकरण सरकार द्वारा निःशुल्क कराया जा रहा है। और ये अभी विगत कुछ वर्षों में ये व्यवस्था हुई है जिसमें लगने वाले टीकाओं में कुछ नए टीका का समावेश हुआ है,
जिसमें न्यूमोकाकल वैक्सीन्स, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन्स, जो महंगे वैक्सीन होते थे, इनको भी ऐड किया गया टीकाकरण कार्यक्रम में। और इसकी वजह से हमारे यहाँ टीका सामान्य आदमी को भी बहुत सुलभ हुआ है, ये बताते हुए भी बहुत प्रसन्नता महसूस होती है। इन सब की वजह से हम जितनी भी प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं उनको प्रिवेंट करने में काफ़ी हद तक सफल हुए और तरह तरह की बीमारियों से जो मॉर्टेलिटी है उसको कम करने में सफल हुए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज की दिशा में भी बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है। लोगों की लाइफ स्टाइल को लेके योगा के माध्यम से भी रिसेंटली आने वाले समय में हम लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं कि योगा को पिछले कुछ वर्षों में विश्व स्तर पर प्रचारित किया गया और लोग योग की तरफ, व्यायाम की तरफ, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ बड़ी तेज़ी से मोटिवेट हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं और इससे बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में बचाव हो रहा है। हम बहुत विस्तार में इसकी चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात अगर हम करते हैं तो 2-3 बातों को अगर हम जिक्र न करें तो थोड़ा सा अधूरा सा लगता है। उसमें क्या है कि कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एंड एडिक्टिव सब्सटेंसेज लाइक निकोटीन, तंबाकू, सिगरेट, ये बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ मैं थोड़ा सा करते हुए दुखी हो जाता हूँ कि हमारे यहाँ की इकोनॉमी ऐसे पदार्थों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है और हम ये जानते हुए भी कि ये बहुत सारे कैंसरों का कारण होता है, बहुत सारे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का कारण होता है, बहुत सारा पॉवर्टी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, भुखमरी को भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। ये सब जानने के बावजूद हम उसको समाज से हटा नहीं पा रहे हैं। वो ज़्यादा प्रसन्नता का दिन होगा जिस दिन हम जिस भी प्रदेश में ऐसा है उनके लिए बहुत ही तारीफ की बात है और मैं चाहता हूँ कि हर प्रदेश इस पद चिन्ह पे चले कि हम एल्कोहल फ्री स्टेट बने और टोबैको फ्री बने। और ख़ास तौर से ये जो सिगरेट और तंबाकू है इसकी उपलब्धता पे कुछ तो पाबंदी लगनी चाहिए। कम से कम विद्यालयों के इर्द गिर्द ये सारे पदार्थों की उपलब्धता पे पाबंदियाँ होनी चाहिए। मैंने अपने लाइफ में ऐसा एक बार तमिलनाडु की यात्रा में देखा था कि एक सज्जन ने सिगरेट की डिमांड की, दुकानदार ने सिगरेट दिया, लेकिन देते ही उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई साहब होटल में जाके आप उसको कीजिएगा और यहाँ अलाउड नहीं है, बगल में स्कूल है। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह की बात मतलब वहाँ की पब्लिक की जागरूकता इसमें दिखाई दी, पॉलिसी के अलावा पब्लिक की जागरूकता ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा होने लगे तो लोग काफ़ी हद तक इसके कंजम्पशन को भी कम करेंगे और हम समाज को इसकी होने वाली समस्याओं से बचा सकते हैं। क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में खासतौर से कैंसर, ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिजीजेज, स्ट्रोक्स, इनमें बहुत इसकी बड़ी भूमिका है। हेल्थ सिस्टम को हम जो पब्लिक तक पहुंचाते हैं उसको कैटेगराइज करते हैं। प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज, सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर, टर्शियरी लेवल हेल्थ केयर। प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है हमारे देश में। गांव स्तर पर या छोटे कस्बों के स्तर पर हर जगह आपको PHCs मिलेगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उनके अंडर में सब सेंटर्स, जहाँ से गांव में सेवा देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, ये डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं और गाँव में जितनी भी प्रेगनेंसीज हैं उनकी रिपोर्टिंग करती हैं, उनको समय से वहाँ ले जाके दिखाती हैं, उनको आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराती हैं। जितने भी गवर्नमेंट के डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, जितने भी बीमार लोग हैं गाँव में उनके लिए सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। निःशुल्क चिकित्सा उनको मिलती है, यहाँ तक कि उनके घर जाके उनको दवा देने की व्यवस्था भारत सरकार ने कर रखी है। ऐसे में जो थोड़ी सी कमी रह जा रही है वो है अवेयरनेस की कमी। इस पर भी बहुत काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हेल्थ एजुकेशन एक मुद्दा है इसको बहुत विस्तार देने की जरूरत है, क्योंकि भारत सरकार का जो सिस्टम है हेल्थ को लेकर जो काम कर रहा है वो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी उसकी सही जानकारी नहीं और उसके अभाव में वो ज़्यादातर उपलब्ध सुविधाओं को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर की तरफ भागे जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाने में कोई हर्ज नहीं है,
लेकिन हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और वो निःशुल्क हैं और बेहतरीन हैं, तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में आप एक बार एनरोल्ड हो जाते हैं तो आपके दरवाजे पर, आपके गांव के अंदर कोई व्यक्ति है जो ट्यूबरकुलोसिस की दवा प्रतिदिन आपके दरवाजे पर जाके खिलाने के लिए उसको अलॉट किया जाता है, और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट पर उस व्यक्ति को भी पुरस्कृत किया जाता है, और जो आपके घर जाके दवा खिलाता है डेली बेसिस पर उसको भी पुरस्कृत किया जाता है। ऐसी पॉलिसी है। तो इतनी बेहतरीन पॉलिसीज़ के होते हुए भी अभी भी अगर ट्यूबरकुलोसिस के मरीज रह जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जागरूकता की कमी है और इस जागरूकता को बढ़ाना चाहिए। और हेल्थ एजुकेशन को मैं आज के करीब 20 साल पहले मुझे एक बार अवसर मिला था, किसी मीडिया मैन ने हमसे आग्रह किया कि आप कुछ लिखिए, तो मैंने यही लिखा था कि जिस दिन हेल्थ एजुकेशन हमारे शिक्षा का इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, कंपल्सरी पार्ट हो जाएगा, कि बिना हेल्थ एजुकेशन के आपका एजुकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, और अप टू इंटरमीडिएट तो हेल्थ एजुकेशन कंपल्सरी, जैसे आज फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है। मुझे लगता है फिजिकल एजुकेशन जो है वो छोटा पार्ट है, बजाय फिजिकल एजुकेशन के या सेक्स एजुकेशन के हम बच्चों को सेक्स एजुकेशन की भी बात करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में हमने सुना है ऐसा, हकीकत तो मुझे नहीं पता, कि वहाँ सेक्स एजुकेशन दी जाती है जिससे बच्चे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बच सकें और तमाम सारे जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं उससे बच सकें। सेफ सेक्स की बात उनको कही जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इन सब्जेक्ट्स को चेंज करके, समअप करके हेल्थ एजुकेशन नाम का एक सब्जेक्ट लॉन्च किया जाए जो कंपलसरी सब्जेक्ट हो, और गवर्नमेंट की योजनाओं को ही केवल हम लोगों तक पहुंचा सकें, तो हमारा जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको आम पब्लिक बड़ी आसानी से उसका लाभ उठा सकती है, अवेल कर सकती है। तो हेल्थ एजुकेशन पर तो अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और जैसे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में तमाम ऑडिट सब्जेक्ट्स चलते हैं, ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी अपने यहाँ ऑडिट सब्जेक्ट के तौर पर हेल्थ एजुकेशन को जहाँ तक संभव हो ज़्यादा क्रेडिट का सब्जेक्ट बना के उसके स्पेक्ट्रम को वाइड करके हेल्थ एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो हेल्थ एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ तो हम क्यूरेटिव में जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, और लोगों तक पहुँचाने में जो काम कर रही है भारत सरकार वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं कि किसमें हम कितना फ़ायदा पा रहे हैं, कितना हमें वो हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं। हम कैसे कहेंगे कि हाँ जो भी सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उससे लाभ मिल रहा है। ये इंडिकेटर्स के कुछ उदाहरण हमने यहाँ दिए हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका जो रियल डेटा है वो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन पहले की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी और आज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ अवेयरनेस है, निश्चित रूप से सब ने मिलकर अच्छा काम किया है। इसी तरह से एक और पैरामीटर है जिसमें चाइल्ड एंड मैटरनल मार्टिलिटी है। चाइल्ड एंड मैटरनल मार्टिलिटी की बात करें तो इसमें इन्फेंट मार्टिलिटी और मैटरनल मार्टिलिटी। इन्फेंट मार्टिलिटी हम उसको कहते हैं जो 1 साल की उम्र तक के बच्चों में डेथ होती है, इसको हम आंकते हैं। और इसकी वैल्यूज़ की जब हम इसका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हमने देखा है कि इसमें बहुत ही ड्रास्टिक डिक्रीज़ हो रहा है इन्फेंट मार्टिलिटी में, इवन मैटरनल मार्टिलिटी में भी। और ये बता रहा है कि हमारे यहाँ जो हेल्थ की सुविधा की डिलीवरी है वो बहुत ही बेहतरीन हो रही है और लोग इसका लाभ पा रहे हैं। लेकिन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उस अनुपात में उतनी कमी नहीं देखी जा रही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमको लगता है कि ज़्यादातर उन लोगों के हाथों में गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं जो प्रॉपरली ट्रेंड हैं, जो उसके लिए योग्य हैं, जिन्होंने ठीक से लाइसेंस लिया है ट्रेनिंग करके, या उन लोगों के ऊपर ठीक से लगाम नहीं लग पा रही होगी जो नशा करके गाड़ी चलाते हैं, या ये कहें कि चलते हुए सड़कों पर ऐसे बैरियर्स प्रॉपर नहीं हैं। वो बैरियर्स केवल सड़क के बैरियर नहीं बल्कि व्यक्ति के द्वारा दिए गए बैरियर के रास्ते में उनको रोक के बताया जाए कि हाँ आप जो है अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, और कोई न कोई ऐसा वहाँ डिवाइस हो जो उनको टोके, या जो हम चालान की व्यवस्था होती है वो ऑटोमेटिक चालान सिस्टम हो कि जैसे ही आपने स्पीड को एक्सीड किया ऑटोमेटिक चालान हो जाए। इस तरह की व्यवस्था को अभी केवल बहुत अच्छी सड़कों पर ही किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी व्यवस्थाओं
की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए, तभी हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं, वरना ये बर्डन है। और इसमें जो है एडिक्शंस और एल्कोहल का तो रोल है ही है, इसको तो कोई मना नहीं कर सकता। इसी तरह से प्रिवेलेंस ऑफ करेंट टोबैको यूज़, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हम ये जानते भी हैं कि तंबाकू से ओरल कैंसर हो रहा है और तमाम कैंसर्स में भी टोबैको का रोल है। बावजूद इसके टोबैको का उपयोग, इसकी बिक्री, इसका कंजम्पशन धड़ल्ले से हो रहा है। पहले तो हमारे समाज में थोड़ी राहत की बात थी कि कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे जो महिलाओं में प्रचलित नहीं थे, लेकिन हम अब अपने आप को विकसित करने लगे हैं और इस चक्कर में आज महिलाओं में भी इसका उपयोग ज़्यादा देखा जा रहा है। ये चिंता का विषय है। ऐसे तो ये पुरुषों के लिए भी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन कम से कम सामाजिक बाध्यता थी जिसको अब ठीक से नहीं निर्वहन हो रहा है। लोग इसको स्वतंत्रता से जोड़ रहे हैं और स्वतंत्रता से जोड़ते हुए इनका उपयोग बढ़ा रहे हैं और इसका खामियाजा समाज को, सरकार को, सबको भुगतना पड़ रहा है। तो इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। सुसाइडल मॉर्टेलिटी कहीं न कहीं सोशल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का हिस्सा है। इसके पीछे भी एक अलग विषय है। बहुत शार्ट में तो बहुत कुछ कहना पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी भी सुसाइड के पीछे जो पूरी कहानी है वो बहुत बड़ी कहानी होती है और उस पर विचार किया जाना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा इन्फेंट मॉर्टेलिटी के रेफरेंस में या मैटरनल मॉर्टेलिटी के रेफरेंस में कि हमारे यहाँ विवाह की मिनिमम आयु निर्धारित है। ये निश्चित है, ये विज्ञान ने प्रूव किया है कि एक निश्चित उम्र के बाद अगर महिला संतान उत्पत्ति करती है तो बच्चों में समस्याएं आ सकती हैं और मैटरनल मॉर्टेलिटी की बढ़त हो सकती है। बावजूद इसके हमारे यहाँ विवाह की कोई अपर लिमिट नहीं है और अपर लिमिट न होने से आजकल पढ़ाई लिखाई के नाम पर और सोशल कंडीशंस तमाम उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, जिसकी वजह से विवाह की उम्र बहुत ज़्यादा हो जा रही है और उसके बाद जो संतान पैदा हो रही है वो मैटरनल मॉर्टेलिटी में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, ये रिसर्च का विषय है। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी में भी कंट्रीब्यूट कर ही रही होगी, ये रिसर्च का विषय है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। बट इस बिंदु पर भी सोचा जाना चाहिए कि अगर मिनिमम एज निर्धारित है तो अपर लिमिट भी तय होनी चाहिए। आज की तारीख में मैटरनल मॉर्टेलिटी क्या है ये तो सबसे क्लियर कट है। हमने कुछ डाटा यहाँ शेयर किया था आप लोगों के लिए कि ये जो लेटेस्ट फिगर हैं, जैसे 80 पर 1 लाख लाइव बर्थ मैटरनल मॉर्टेलिटी आज की तारीख में है, जो पहले कभी 362 इन 2000 था। तो आप देख सकते हैं कि 25 वर्षों में हम 362 से घट के 80 पर आए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो प्रसव की व्यवस्था सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जो पहले डिलीवरीज गाँव में अनट्रेंड गाइज के द्वारा होती थी, अनट्रेंड ट्रेडिशनल वुमेंस के द्वारा होती थी, वो अब ट्रेंड पर्सनल्स के द्वारा होने लगी है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट किया गया है। इसकी वजह से मैटरनल मॉर्टेलिटी में कितना कमी आई है, ये बहुत ही संतोष का विषय है। इसी तरह से ये पहले जो है, जो आज 80 है, पहले 93 था इन 2019-21 में। इस तरह से कुछ डेटा है। बहुत अच्छी बात ये मुझे लग रही है कि हमारी सरकार ने जो डेटा दिया है उसमें 1921 में 93 है, जबकि यूएन डेटा हमारे देश के बारे में कहता है कि ये 80 है। तो कहने का मतलब ये दोनों बता रहे हैं कि हमारे देश का जो अपना डेटा है, हम बड़े ऑनेस्टली ये डेटा कैलकुलेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं और ये बड़े राहत का विषय है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 2024 में घट के लगभग 25.8 या 25 हो गया है पर 1000 लाइफ बर्थ। ये भी बहुत संतोष का विषय है। और अगर हम समराइज़ करें अपनी बात को तो हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हम फोकस करें तो हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को और अच्छा कर सकते हैं। उन बिंदुओं को मैंने अपने दिमाग से इकट्ठा करने की कोशिश की है। जैसे न्यूट्रिशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। जब हम बात न्यूट्रिशन की करते हैं तो हमेशा ये सवाल आता है कि साहब क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। बादाम खाएं, काजू खाएं, अखरोट खाएं, दूध पिएं। एक बात पे चर्चा कोई नहीं करता
कि साहब क्या क्या नहीं खाना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की तारीख में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो जिसको भोजन मिल रहा है ठीक ठाक, हम उनकी बात नहीं करते, उनके प्रति हमारी संवेदना है जिन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको भोजन मिल रहा है, जिनके पास कोई कमी नहीं, वो समझ रहे हैं कि हम भोजन से ही स्वास्थ्य को पा सकते हैं। तो एक बात तो ये भी होनी चाहिए कि हमें क्या नहीं खाना है और क्या खाना है तो मात्र कितना खाना है, वो लिमिट तय करनी चाहिए हमें व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन में। दूसरी बात जो फूड एडल्ट्रेशन की है, इस पर सरकार को सख्त पॉलिसी बनानी चाहिए और हमारे यहाँ ये बहुत ही आमतौर पे देखा जाता है फूड एडल्ट्रेशन, ये प्रैक्टिस में है, इस पर रोक लगाया जाना चाहिए। फूड एडल्ट्रेशन केवल वो नहीं है जो दुकानदार खाद्य पदार्थों में मिश्रण कर रहा है, फूड एडल्ट्रेशन केवल वो नहीं है जो गलत तरीके से पनीर और दूध बनाए जा रहे हैं, फूड एडल्ट्रेशन तो वो भी है जो हम एक्सेसिव पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके फसलों के अंदर पेस्टिसाइड्स डिपॉजिट कर रहे हैं और उस पेस्टिसाइड वाले फसल को हम खा रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर फूड एडल्ट्रेशन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो कहीं न कहीं हमें ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। और जब ऑर्गेनिक खेती की बात करेंगे तो बिना पशुओं के समाज में भरपूर उपलब्धता के हम ऑर्गेनिक फसल की कल्पना अगर कर रहे हैं तो बेमानी। आज के समय में थोड़े से जानवर अगर किसी का खेत खा जाते हैं तो लोग शिकायत करते हैं कि जानवर खेत खा गए, ऐसा लगता है ये पृथ्वी भगवान ने केवल आदमियों के लिए बनाई है, जानवरों के लिए नहीं बनाई है। तो ऐसा नहीं है, इकोसिस्टम में पशुओं का उतना ही महत्व है जितना हम पशुओं का। हम पशु इसलिए कह रहे हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं जैसा पशु भी नहीं सोचते। हम इस धरती पर इंसान की ही कल्पना करते हैं, बाकी जीवों की कल्पना नहीं करते। और जब बाकी जीवों की कल्पना नहीं करेंगे तो इकोसिस्टम कतई बैलेंस नहीं होगा, और इकोसिस्टम बैलेंस नहीं होगा तो आप ऑर्गेनिक फसल कहाँ से प्राप्त करेंगे, ये हवा हवाई है। दूसरा बिंदु वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन है। वाटर सप्लाई घर घर सरकार पहुँचा रही है, अच्छी बात है, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति पानी के अभाव में न रहे, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे पारंपरिक रिसोर्सेज थे उनको ये कह देना कि ये खराब ही थे, ये ठीक नहीं है। पारंपरिक रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना भी चाहिए, ये समाज का दायित्व है। पहले ये समाज ही करता था, ये सरकारें नहीं करती थी। कुएं से लोग पानी निकाला करते थे, आज पानी नहीं पीते हैं कुएं का तो कोई बात नहीं, लेकिन खेती के लिए पानी आप कुएं से निकाल सकते हैं। और अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी कुओं का रोल है। हम इन तरह से इन पारंपरिक रिसोर्सेज को, तालाबों को, कुओं को, नहरों से भी हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात कर रहे हैं, इस पर सरकारें काम कर रही हैं, हमें भी उस दिशा में सोचना चाहिए। और ये जो सेफ वाटर सप्लाई के नाम पे हमारे यहाँ आजकल एक नया ट्रेंड चला है, आरओ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आवश्यकता से ज़्यादा स्टेटस सिंबल बन चुका है। इसके पहले साधारण फिल्टर इस्तेमाल होता था जो वो अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा भी डिसइंफेक्ट करता था पानी को फिल्ट्रेशन के बाद, साधारण फिल्टर के बाद, और हम लोग उसको पीते थे, हम लोग उससे संतुष्ट थे। बाद में आरओ आया और अब वो स्टेटस सिंबल हो गया, फैशन हो गया, लोग आरओ का पानी पीने लगे। जबकि आरओ के उपयोग के पहले ये जांच होनी चाहिए कि हमारे यहाँ के पानी में क्या कमियां हैं और क्या आरओ उन कमियों को दूर कर पाएगा, क्योंकि आरओ सीधे टीडीएस को कम कर देता है। तो बिना मिनरल के वाटर हमारा वाटर तो वाटर हो जाता है, H2O हो जाता है। हम H2O पीने के लिए नहीं बने हैं, हम जल पीने के लिए बने हैं। और जो जल हम पीते हैं उस जल में मिनरल्स की उपस्थिति, इसीलिए हमारे यहाँ मिनरल वाटर कहा जाता है। अंग्रेज भी मिनरल वाटर पीते हैं। तो हम जब आरओ लाए तो उसमें मिनरल ही माइनस करने की व्यवस्था हो गई। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम आरओ के बाद जो आउटपुट पाते हैं उसमें टीडीएस कितना है, और क्या वाकई आपके वहाँ का पानी ऐसा है जिसमें टीडीएस लोड बहुत ज़्यादा है और आरओ की आवश्यकता है। इस पर विचार करके ही आरओ का उपयोग करना चाहिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात सबसे किसी से छुपी नहीं है। वातावरण जो है इस समय तथाकथित विकास की भेंट चढ़ रहा है। हम जागरूक नागरिकों को इसके लिए काम करना चाहिए। शहर के लोग तो गमलों में पेड़ लगाने की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन दुख की बात है कि गांव में जिनके पास ज़मीनें हैं वो लोग भी पौधे लगाने में उतनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
आज की तारीख में अभी बहुत गर्मी चल रही है और छोटे छोटे बच्चे हाई फीवर के साथ हम लोगों के पास आते हैं। उस हाई फीवर का कारण एटमॉस्फेरिक रेज टेम्परेचर है। हम घरों में कहते हैं भाई आप अपने घर को कूल करिए, तो इस क्रम में जब हम मरीजों से पूछते हैं कि क्या आपके घर के चारों तरफ पेड़ हैं, तो वो मुँह देखने लगते हैं कि नहीं साहब पेड़ तो नहीं। अगर घरों के चारों तरफ पेड़ नहीं हैं, आपके खेतों में पेड़ नहीं है, तो पेड़ हैं कहाँ? गाँव में भी पेड़ नहीं रह गए। अब ये केवल सरकार जंगल लगाएगी ऐसा नहीं है, ये समाज का कार्य है कि वो पेड़ लगाए, कम से कम इतना तो ऑक्सीजन पैदा करने की व्यवस्था कर ले जितना वो कंज्यूम करता है। तो इन्वायरमेंट को कैसे हम बेहतर बनाएं, इस दिशा में हमें एजुकेट करना होगा, प्रमोट करना होगा लोगों को, और कहीं न कहीं पॉलिसी जैसी बनाई जानी चाहिए जो कि पेड़ लगाने वालों को सक्सेसफुली 25 ईयर्स ओल्ड पेड़ होने के बाद उनको कोई अच्छी राशि दी जाए। इस तरह की कुछ योजनाएं बनाई जाएँ तो मुझे लगता है कि लोग पेड़ लगाने में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। इसी तरह से जैसे दूध उत्पादन में सरकारें आप कह रही हैं कि आप लोन लेके गौ पालन कर सकते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, तो दूध उत्पादन हो सकता है, मुर्गी पालन होता है हम लोग के लिए, मछली पालन होता है। वैसे पेड़ लगाने को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पे बहुत सारी बातें हुई, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज पे बातें हुई। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, हर स्कूल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए कि वो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों से संपर्क करके कंपल्सरली अपने यहाँ एक प्रोग्राम बनाएं और उतने मोटिवेशन स्पीच करा के अपने बच्चों को सेंसिटाइज करें हेल्थ के बारे में, ये भी कंपल्सरी होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल हेल्थ की स्थिति भी बड़े इंस्टीट्यूशंस में तो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, बट छोटे जो लोग हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हेल्थ हैजर्ड को कवर करने में जो समस्याएं आ रही हैं उस दिशा में भी कार्य की ज़रूरत है। लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए कि उनके ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स को कैसे टैकल किया जाए। कास्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के दिशा में एक बहुत ही बेहतरीन और सराहनीय कदम हमारी सरकारों ने उठाया है। केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की व्यवस्था हुई है, ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। जिन दवाओं पे लोग कई हज़ार खर्च करते थे, आज वो दहाई में उसकी चिकित्सा उपलब्ध हो गई है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी बात है और ये सराहनीय है। तो हम अब समराइज़ करेंगे और अब शायद हमने ये सारी चीज़ों को कवर कर लिया। तो इस तरह से हम हेल्थ फॉर ऑल, अगर हम एक लाइन में कहें तो हम फिर कहेंगे कि जितनी भी व्यवस्था सरकार के द्वारा है वो लोगों तक पहुँचे, इसके लिए अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है और इसके लिए हेल्थ एजुकेशन का सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर एक बात हमको कहना हो तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि हम सबको हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, तभी हम हेल्थ फॉर ऑल अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, you added meaning to our life, and I hope that this session is going to stay in the memory of listeners and participants. Not only that, I would like to share something that once I visited NIT Jalandhar, and there I saw that in the laboratory of electronics department they were doing MRI of 1000 patients, 1000 normal people, and they said that all these machines are tuned as per the health of the Western people or the country. They are monitored and tuned, fine-tuned as per the country where they are being invented. So Indian health standards may be vary. उनका ये कहना था कि ये जो मशीनों का आविष्कार हुआ है, जिस देश में हुआ है, उसके हिसाब से इन्होंने अपने वहाँ के डेमोग्राफिकल डेटा के हिसाब से और ज्योग्राफी के हिसाब से उनके बॉडी के सारी चीज़ों को, उनके वेव्स को और उनकी इवन ब्लड प्रेशर और इन चीज़ों को लेके सेट कर रखा है। उनका ये एक हाइपोथेसिस था कि इसको 80-120 ये आइडियल उनके लिए हो सकता है जहाँ पे हो सकता है कोल्ड कंट्री में अगर इन्वेंट हुआ तो जो लोग ट्रॉपिकल है या सब ट्रॉपिकल है या जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हीट वेव्स है वहाँ पे 80-120 BP की बात करना, या जो है जहाँ वेदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है वो हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता हो। तो इस तरह से हमने ये भी पाया कि टेक्नोलॉजी से जो ह्यूमन हेल्थ के और इसको बहुत अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजिकल रिसर्च से अलाइन किया जा सकता है और बहुत सारे NITs
जो है जिस पे काम कर भी रहे। हमारे यहाँ भी अगर लोग चाहें साइंटिफिक रिसर्चर और इंजीनियर को उस फील्ड में बड़ा सारा काम करने का स्कोप है। सिमिलरली जब बात आज के दूसरे सत्र की भी करें तो हम लोग सिनेमेटोग्राफी में जो है दोनों ही चीज़ें साथ भी आ सकते हैं कि मेडिकल हेल्थ रिलेटेड और हेजार्ड रिलेटेड और कहाँ वो पॉवर्टी को हिट कर रहा है। जैसे हमें बहुत पहले एक सिनेमा आता है याद, आनंद, जिसमें कैंसर का कुछ ऐसा था, तो वो सारी चीज़ें भी फिल्माइज करके फिल्मांकन करके उनका जो है वो किया जा सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा हमें ये प्रकाश डालें कि और किस दिशा में इंजीनियरिंग एजुकेशन को हम यूनाइटेड नेशंस के इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ ओरिएंट कर सकते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि जो हमारे रेफरेंस वैल्यूज हैं वो वेस्टर्न के हैं, ऐसा नहीं है। हमारा जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे यहाँ रेगुलर रिसर्च चलता है, हमारे पास इंडियन डेटा भी उपलब्ध है और जो डॉक्टर्स हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और वो जो निष्कर्ष निकालते हैं वो उसी हिसाब से निकालते हैं, ये उनको पता है। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आम आदमी किसी भी पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल बातों का मूल्यांकन खुद ही उसमें लिखे हुए रेफरेंस वैल्यू से करने लगता है, तब वो समस्या में पड़ता है। हमारे यहाँ समस्या क्या है कि चिकित्सा विज्ञान को लोग ये समझते हैं कि ये केवल मशीनरी काम है, ये केवल मशीनरी मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को मशीन से ही बना देंगे और मशीनें आपको बता देंगी कि हाँ आपको ये बीमारी है, आपको ये बीमारी नहीं है। इसमें लिमिटेशंस हैं, मशीनों की अपनी बाध्यता है। डॉक्टर को और डॉक्टरी पढ़ाई को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई होती है उसमें क्लिनिकल मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, इन्वेस्टिगेटिव उसके बाद आता है। हम मरीज को 80% डायग्नोसिस बनाते हैं अपने क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से। हम मरीज को एग्जामिन करते हैं, उसके बाद हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं, उसमें 3, 4, 5 डायग्नोसिस होती है। उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में से फाइनल डायग्नोसिस तक पहुँचने के लिए हम इन्वेस्टिगेटिव टूल्स की मदद लेते हैं। वहाँ किस टूल का क्या रोल है, किस टूल का कितना लिमिटेशन है, ये एक्सपर्ट बखूबी जानता है। ये आम आदमी जब खुद ही उसका मूल्यांकन करता है तब वो वहीं फंस जाता है। तो इंजीनियरिंग की अपनी लिमिटेशंस हैं। निश्चित रूप से इंजीनियरिंग चिकित्सा विज्ञान में जो उसका सहयोग है वो उसके बारे में हमारे पास सब नहीं है। आज हमारी चिकित्सा जो बहुत ऊपर जा रही है उसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का ही रोल है और वो हमें हमेशा आगे बढ़ाएगी। लेजर थेरेपी और बहुत सारी बातें हैं। तो ओवर टू अदर इंटरेक्शन। अगर आप कोई पार्टिसिपेंट अपने एंड पे कोई क्वेश्चन देना चाहें तो सर अवेलेबल हैं, और फाइनल वर्ड्स अगर आप चाहें तो अनम्यूट कर सकते खुद को, या फिर जो है अपने मतलब कमेंट में यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस को। हम देख पा रहे हैं हमारे डीन रिसर्च R&D सर अभी भी जुड़े हुए हैं और कॉन्टिन्यूअस उन्होंने पूरे सेशन को मॉनिटर किया, और सर की बहुत बड़ी एक मोटिवेशनल फील है जिसके कारण हम लोग आज इस इवेंट को कर भी पा रहे हैं। बेसिक आइडिया उन्हीं के एक पत्र से जन्म लिया और आगे हम लोग इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको और बेहतर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इस बीच अगर आप लोग कोई अपने मार्गदर्शन देना चाहें या ऑब्जर्वेशन देना चाहें तो जो है feel free to put your questions in the chat or comment. Garima, can we see any comment in the chat box or what? No sir, for now there are no comments in the chat box. So should we close the program, Rakesh sir? Professor Rakesh Kumar sir, should we kindly signal us that we should go for the closure of this program? So let us move any observation. Now formal vote of thanks, and not only formal, it is very much touching that any address, any talk, people are talking about human health and well-being and United Nations health, alignment of the studies of the research and others, and not only that, the target is that everybody will be having access to the good human health and health services.
health support system. By the 2030, that was the idea of United Nations. So telemedicine came, but that human touch, as our experts said, cannot be replaced, and no technology is developed till date that can, be up to that, observant family. Human body is different, and their needs are different. Certain needs are genetically, designed, and certain needs are humanly acquired. So for that, and certain diseases are also genetically transferred, or certain diseases are humanly acquired, situationally acquired, and lifestyle-based diseases. So everywhere that human intervention and the role of doctor is, highly imperative and highly, pertinent for making the human health support system. And aligning the modern education and the needs, we cannot, go ahead, cannot make our education the ideal academic system without aligning this into our curriculum. And coming forward, voluntarily, our Dr. Arvind Kumar Pandey Sahab, he prepared a syllabus during Corona period when the country was needing it the most and health services was at stake. He come up with the syllabus of human health and preventive medicine, and that syllabus, our department was lucky to provide the support system, academic basic support system for that, and he volunteered. He taught everything without caste. That was his, kind of without charge. He taught it. He prepared the syllabus and he assessed everything, and that was his philanthropic contribution to the humankind. That's where those the students, those who were able to study, will be cherishing even 10% of the curriculum. They will be benefited. Their next generation will be benefited. So I am happy to have such a man, such a thorough gentleman and medical professional, seasoned medical professional amongst us as the resource person of the day. So over to you, Garima, and we luckily planned 2 resource person, but blessing in disguise, we found it Sri Pradeep Satyadevji as the as our happy addition to the resource person list, and so I heartily and finally extend my heartfelt thanks to Sri Pradeep Satyadevji, then Sumantru Satyadevji, and then our very own Dr. Saab. We are having medical challenges also. Sumantru Satyadev made this possible even in a very short notice, and Dr. Saab is always available. Such a ready doctor I have never seen in my life. Thank you so much, Doctor, for being with us, and heartiest thanks from the Department of Humanities and Social Sciences, and at the same time as President NDLI Club. And I would also like to extend my thanks to Professor Rakesh Kumar sir. Dr. Anjali contributed, though she will be also delegating a session tomorrow. She contributed her level best, and heartiest thanks to this gentle support that was extended by this lady, Dr. Anjali Singh. Garima Yadav, she is always ready and available to the department calls, and she is preparing a pivot for department working like that. I am also thankful to my other faculty colleagues who were by the way with us, Dr. Nilima ji and Dr. Milindra ji, always there with the department, and Dr. Faizan ji also joined today, and throughout he was with us and extended his support as well as much as possible. Thanks to the research scholar of the department and to the university. Thanks a lot. So over to Garima for you for closing notes. Okay, sir. Thank you so much to all the resource persons. Heartiest thanks and gratitude to all of them.
Thank you to our medical officer who shared his insights on certain critical values like primary health care and its importance. He also shared some of the very important indicators to measure the holistic well-being like life expectancy, road traffic accident injury and death. He also shared certain data related to maternal mortality rate. He also talked about the factors that are influencing health of the society from increasing to cost-effective treatment. So, my heartiest thanks from the entire department and gratitude from the entire department to our resource person. Thank you so much, sir. We